चलें जी, 57 एक छोटा सा लेक्चर है, वो एक सवाल मैंने कराना है। करना मुझे चाहिए था कि पार्ट बी से पहले मैं छोड़ लेता और लेक्चर चेंज कर लेता है। चलें दिसंबर 16 पे आए, छोटा सा सवाल है। दिसंबर 16 मंगल लिमिटेड, और ये मेरी बुक में क्या था क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20। जी पढ़ा है बाकी, ये पढ़ने का भी टाइम बचा है, या पढ़ लें। जी पढ़ लिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट है कि वर्डिंग ध्यान से देखते हैं। डिस्कस, तो अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। वेदर दी प्रपोज्ड एक्विजिशन वुड बी बेनिफिशियल, किसके लिए? फॉर दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ दोनों का शेयर होल्डर बनके सोचना है, दोनों के, सिर्फ एक्वायरर के नहीं, एक्वायरर के भी, टारगेट के भी शेयर होल्डर बनके सोचना है कि इस एक्विजिशन का फायदा होगा या नहीं। फायदा, बेनिफिशियल। टारगेट का शेयर होल्डर बनके सोचें तो उनको कैसे फायदा नजर आएगा? उनके अभी शेयर की प्राइस क्या है और इफेक्टिवली उनको क्या प्राइस मिलेगी, अच्छी मिलेगी तो वो बेनिफिशियल है। एक्वायरर को कैसे पता चलेगा कि बेनिफिशियल है? शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर बनके सोचें। मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो, प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर। तो इस बिल्कुल जैसे पहले सवाल किया है, उसमें कह दिया था इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस बता दें, यहां पर वो कह रहे हैं बताएं उनका शेयर होल्डर बनके सोचें बेनिफिशियल है क्या नहीं। तो एक्वायरर के शेयर होल्डर के लिए तभी बेनिफिशियल होगा ना जब उसके शेयर की जो अभी वर्थ है एक्विजिशन करने से बढ़ जाएगी। तो इससे पता चल रहा है कि पोस्ट मर्जर वैल्यू भी निकलनी है। ठीक है, पार्ट ए की अंग्रेजी। और अभी जो मैंने आपको पिछले सवाल समझाते हुए सारी कहानियां बताई थी, इफ मार्केट सेमी स्ट्रांग है और अगर मार्केट स्ट्रांग है। इसमें मैंने आईकैप के सवाल चेंज किया हुआ, आईकैप में लिखा होता अगर मार्केट वीक है और अगर सेमी या स्ट्रांग है,
तो वीक मार्केट तो रिएक्ट ही नहीं करती, तो इसलिए उसके जो सोल्यूशन था वो सेमी स्ट्रॉन्ग वाला बनता था, तो मैंने वर्डिंग चेंज की हुई। फिर वही बात, पिछले 3-4 साल से पहले बहुत सत्यानाश था, लेकिन 3-4 साल से शायद ये काम गोरों को दे दिया है, तो अब पेपर बहुत अच्छा होता है बीएफडी का, तो आगे भी इंशाल्लाह ये अच्छा पेपर ही रहेगा। अंग्रेजी ज्यादा होती है वरना पेपर अच्छा होता है। तो सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी, डिस्कस वेदर दी प्रपोज्ड एक्विजिशन, जब ये लोगों को पता चलेगा, बल्कि मैंने वर्डिंग भी क्या लिखी है रिक्वायरमेंट में, नहीं शायद अनाउंसमेंट कोई ऐसी बात, हाँ। तो अगर सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट हुई और जब ये डिस्कशन अनाउंस होगी तो प्राइसेस एडजस्ट हो जाएंगी ना, एक्विजिशन से पहले ही हो जाएंगी, एक्विजिशन से पहले ही एडजस्ट हो जाएंगे, एक्विजिशन हुई नहीं है अभी, उससे पहले ही इफेक्ट हो जाएंगी जैसी इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी। तो बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, दोनों की एक की पोस्ट मर्जर प्राइस निकालनी है, और चूंकि सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो एक्वायरर की प्राइस चेंज होगी, तो टारगेट की प्राइस भी एक्वायरर की पुरानी प्राइस के मुताबिक चेंज होगी कि नई के मुताबिक, नई के मुताबिक, बिल्कुल जो पिछला सवाल था। दूसरी बात, वैल्यूएशन कौन से तरीके से करनी है, कंबाइंड कैश फ्लोज, कंबाइंड वैल्यू, या अलग अलग प्लस वन ऑफ चीजें। हाँ, क्योंकि आपको कंबाइंड कहीं डाटा ही नहीं दिया, आपको जिक्र ही वन ऑफ चीजों का किया हुआ है, सिनर्जी का अलग से जिक्र किया हुआ है, वन ऑफ चीजों का अलग से जिक्र किया हुआ है। ये तो कहीं कहा ही नहीं कि कंबाइंड कैश फ्लोज इतना ग्रो कर जाएंगे, कंबाइंड प्रॉफिट इतना ग्रो कर जाएगा, तो कंबाइंड डाटा नहीं है, एग्जिस्टिंग डाटा दिया हुआ है, और सिर्फ स्पेसिफिकली सिनर्जी का जिक्र है, वो भी 5 साल तक, तो फिर उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे, आफ्टर टैक्स 5 साल तक सेविंग्स होंगी, तो उसकी पीवी निकाल लेंगे, क्योंकि 5 साल की फिगर्स हैं, और कुछ वन ऑफ चीजें दी हुई हैं जैसे पिछले सवाल में दी हुई थी। तो इससे हिंट मिल रहा है कि ये एग्जिस्टिंग प्लस वन ऑफ चीजों वाला तरीका। ओके, तो पार्ट ए ये है जी दिसंबर 16, पार्ट ए, अगर सेमी स्ट्रॉन्ग लें तो। पोस्ट मर्जर निकालते हैं। मंगल की एग्जिस्टिंग कितनी है, कितने का शेयर मार्केट में है, कितने शेयर्स, 30। एग्जिस्टिंग एसएल कितने का है। अच्छा, पिछले सवाल की तरह क्या इसमें कहीं बात किया कि एसएल का प्रॉफिट बदल जाएगा और ये हो जाएगा, तो बस वो भी कितने का एक है, और कितने हैं, 1। इसमें ले आते हैं वन ऑफ चीजें, सेविंग्स चूंकि 5 साल की फिगर्स हैं, तो हमने तो वैल्यू बनानी है, अभी की वैल्यू, तो उसको पीवी पे लाना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हम कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लो नहीं, वैसी कैश फ्लोज की बचत है, हम उन कैश फ्लोज की बचत को अगर एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखें, तो उन कैश फ्लोज की बचत अगर एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखें, डिस्काउंट किस रेट पे करें, वैक पे, मतलब एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो आपको एमएल का वैक दिया हुआ है, उस पर डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। ये हम कोई बिजनेस की किसी इक्विटी की वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम उन बचत वाले कैश फ्लोज को बस एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो कितनी एनुअल बचत है, 2 पॉइंट, और ये आफ्टर टैक्स है 1 माइनस पावर माइनस 9.27। और क्या वन ऑफ चीजें हैं, सेल ऑफ सरप्लस एसेट्स 6.8, और क्या है, रिडंडेंसी है कितनी, 9, और क्या है, बस। सेवन, $728.07 मिलियन डिवाइडेड बाय 30 मिलियन, नहीं क्या शेयर एक्सचेंज होने लगी है, शेयर एक्सचेंज है ना, कितनी, 443, तो 30 प्लस 20.6 और प्री मर्जर कितनी है इसकी, यानी एग्जिस्टिंग कितनी है, 20.5। एडजस्टेड प्राइस क्या हो जाएगी एसएल की, किसको यूज करूं, 20.61 4/3 27 पॉइंट, और एग्जिस्टिंग कितनी है
26.5। कैलकुलेशन चेक कर लें पहले, फिर डिस्कशन बताता हूं। क्योंकि ये ना खर्चों में बचत है, तो वो एक प्रोजेक्ट के तौर पे, एक छोटे सेगमेंट के तौर पे, यानी बिजनेस के कैश फ्लो में थोड़ा सा फायदा होने जा रहा है। एक ऑफिस के खर्चे बच रहे हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट के तौर पे वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं भी यूज कर लेते तो ठीक है। हम एक्चुअली वो बिजनेस के कैश फ्लोज नहीं ले रहे, एक कह लो कि ऑफिस के कैश फ्लोज की बचत ले रहे हैं, तो इसलिए डिस्काउंट रेट बैक नहीं, चलो कहीं ले लो, कोई मसला नहीं है। एमएल का शेयर होल्डर बनके बताएंगे। फायदा तो है 10 पैसे का, 11 पैसे का। एमएल के शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिड बेनिफिशियल तो है, लेकिन इतनी थोड़ी सी है कि हमारी एस्टिमेशंस में थोड़ी बहुत भी कमी बेशी इसको नुकसानदेह बना सकती है। एसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 रुपए का फायदा हो रहा है उनको। अगेन ये इतना थोड़ा गेन है अपने शेयर्स बेचने के लिए, अपना जमीन बेचने के लिए इतना थोड़ा फायदा है कि एस्टिमेशंस की थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे तो इसको नुकसान में बदल सकती है। तो बजाहिर बेनिफिशियल है दोनों के लिए, लेकिन इतना थोड़ा बेनिफिट है कि एस्टिमेट्स की चेंज बदल देगी, तो कोई बहुत खुश नहीं होंगे दोनों इस एक्विजिशन प्रपोजल से। दूसरे बुलेट पॉइंट का आंसर क्या बनेगा? ये उसने चोली लगाया था वैसे बात पूछ के, लेकिन क्या आंसर बनेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही प्राइसेस सारी एडजस्टेड हैं। अभी इनकी डिस्कशन ही हो रही थी, अभी सारा हिसाब किताब हो ही रहा था, तो प्राइसेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं, तो इसके अनाउंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। बस ये इसका जवाब है छोटा सा। रिक्वायरमेंट बी जैसे सवाल जो है ना, मेरा फिर मशवरा ये है कि अगर आप स्टूडेंट बनके सोचेंगे तो डरेंगे। रिक्वायरमेंट बी देखें, 10 नंबर क्या पूछा हुआ। ये अभी रिसेंट में भी ना एक 25 नंबर का सवाल आया है जिसमें रेशोस थी और इस तरह की डिस्कशन थी। आप उसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगे तो आसान सा है, लेकिन पेपर में बैठ के स्टूडेंट डर जाता है। तो इस पार्ट भी है क्या वैसे? अब ये एग्जामिनर ने इतनी आसानी कर दी है कह के अदर फैक्टर्स, जो दिल करता है लिखें इसमें, लेकिन आप वो तब लिख पाएंगे अगर आप स्टूडेंट बनके सोचेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो किताब को ढूंढेगा कि मैंने कहां कहां क्या क्या पढ़ा हुआ है, और आपको उसको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप शायद इसमें कुछ नहीं लिख सकेंगे। लेकिन इसमें जब आप पीछे सोल्यूशन भी अगर देखेंगे तो सारी वही बातें की हैं जो हम पिछले सवाल में भी डिस्कस कर रहे थे। दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए बताना है। डिस्कस दी अदर फैक्टर्स व्हिच मे इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। किसके शेयर होल्डर्स? दोनों के पूछे होंगे क्योंकि पार्ट ए में दोनों की बात पूछी थी। अब आपने ना शेयर होल्डर बनके सोचना है, पहले एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं सारी फिक्रें। शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो कैपिटल गेन की फिक्र आ गई। इसके ऊपर 1-2 जुमले। अच्छा और क्या हो सकता है? शेयर होल्डर बनके सोचें एमएल के। आप एमएल के शेयर होल्डर हैं जो एक्वायरर है, जो अपने शेयर और लोगों को इशू करने जा रहा है। हम उसको एक्वायर कर भी लें तो क्या जैसे हम सोच रहे हैं क्या वैसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अमल में आ सकेंगे? और एक्वायरर बनके सोचना है भी। हाँ जी क्या? अच्छा फैक्ट्री के अंदर मैनेजर बनके नहीं सोचना, शेयर होल्डर बनके सोचना है। टॉप क्या चीज जो हमने एस्टिमेशन की है ये उस तरह से वर्क ना कर सके, ठीक है आगे बिल्कुल सही है। केई पे इम्पैक्ट क्यों? हम मजीद शेयर इशू कर देंगे तो एक तो डाइल्यूट हो जाएगा, वो भी हमारे साथ कुर्सी में बैठ जाएंगे आके, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट होगा। गेयरिंग पे फर्क पड़ेगा क्योंकि उस कंपनी का भी डेट है, गेयरिंग रिस्क चेंज होने से केई चेंज होगा, तो केई चेंज होगा तो हमारे शेयर की प्राइस हमारी सोच से ज्यादा चेंज हो सकती है। गेयरिंग आ गई। अच्छा वो जो दूसरी कंपनी है वो भी तो कोई इंसान है ना, वो और तरह के लोग, इनका कल्चर और है। जब भी किसी कंपनी को खरीदना होता है ये कल्चरल मसले रहते ही रहते हैं। वो लोग चेंज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते खुशी खुशी। नए मालिक आते हैं, पुराना मालिक बेशक चाय भी नहीं पूछता था, लेकिन जब भी नए मालिक आते हैं अंदर से एक रेजिस्टेंस आती है कि पता नहीं शायद सही लोग ना हो। इमेजिन करके देख लें आप फर्म में, आपको पता लगता है कि पार्टनर चेंज हो गए, नए पार्टनर आ गए, कुछ दिल में खुशियां तो नहीं आ रही होंगी। बेशक पुराना पार्टनर भी रोज जलीली करता था लेकिन फिर भी अंदर एक फिक्र आएगी यार पता नहीं कैसा होगा, तो एक रेजिस्टेंस आती है।
और अगर आके उन्होंने थोड़े बहुत रूल्स बदलने की कोशिश की तो आप लोग बहुत रेजिस्ट करेंगे, बेशक आधा घंटा ही चेंज क्यों ना करना हो, लेकिन चेंजेस इंसान रिजेक्ट करता है। तो जब भी किसी नए बिजनेस को खरीदना होता है, कल्चरल डिफरेंसेस बहुत बड़ा मसला होते हैं। ये है एक्वायरर बन के सोचना, टारगेट बन के सोचना। हाँ, अब उसमें वो रिस्क चेंज हो रहा है तो कई चेंज हो रहा है, टारगेट वाला बन के सोचें। सेम फिक्र कि नई मैनेजमेंट होगी, शायद बिजनेस उस तरह से ग्रो ना कर सके, हमारे शेयर की वैल्यू जो लग रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी वैल्यू लगनी चाहिए, पता नहीं डिविडेंड पॉलिसीज क्या होंगी, डिविडेंड कम ना मिल जाए। तो यही सारी कॉमन फिक्रें हैं। अब इसमें 10 नंबर का मतलब है आप जितनी को अंग्रेजी आती है उसको और खोल लें। तो इस तरह के सवालों के जवाब किताब से नहीं मिलते और स्टूडेंट बनके नहीं मिलते, आपको उस कंपनी का मालिक बनके सोचना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पहली क्लास में एक्सरसाइज भी कराई थी आपसे, जब आप बिजनेस में उतर के सोचेंगे ना तो बिजनेस किताबें पढ़ के नहीं होता, इंस्टिंक्ट से ही होता है। ये जितनी बिजनेसेस पे किताबें लिखी गई हैं वो एक्सपीरियंसेस की बेस पे लिखी गई हैं। लॉ और अकाउंटिंग ये पढ़ के होगी, सिर्फ बैठ के सोचा होगा उन्होंने, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, रूल बना दिए। बिजनेस की किताबें पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे लिखी जाती हैं और वो इंसानों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो बिजनेसेस जो है ना वो इंस्टिंक्ट से होते हैं। आप जब तक उस सिचुएशन में नहीं उतरेंगे और अपनी फीलिंग्स नहीं लाएंगे तो आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट बनके सोचेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलो ठीक है जी, छोटा सा मैंने लेक्चर 57 रखा था। ठीक है, अल्लाह हाफिज।